सभी दिव्यांश परिवार के सभी परिवारों का हार्दिक स्वागत है। हैंडओवर लेने के उपरांत ये हमारी पहली जीबीएम हो रही है और हम इस जीबीएम में सभी दिव्यांश परिवार सोसाइटी परिवार को सभी का स्वागत करते हैं। ये जीबीएम हमारी 1 घंटे की होगी। इसमें सबसे पहले हम हैंडओवर की प्रक्रिया को बताएंगे कि हैंडओवर की किस तरीके से हमारा हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी हुई। दूसरा, इसके बाद हमने उस हैंडओवर के बाद में क्या क्या काम किया वो बताएंगे। इसके बाद आप लोगों के सुझाव देंगे और जो आपकी शंका समाधान है उसका शंका समाधान। तो मैं अनुरोध करूँगा अपने सचिव महोदय से कि जीबीएम की कार्रवाई प्रारंभ करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा वाष्णी जी ने बताया है कि हैंडओवर के बाद हमारी ये पहली मीटिंग है, तो इसमें कुछ हैंडओवर से रिलेटेड चीज़ें हम कवर करेंगे और कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ बताने की। आज की मीटिंग का ये एजेंडा है कि सबसे पहले तो हम हैंडओवर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ साझा करेंगे। उसके बाद अभी जो सोसाइटी से रिलेटेड प्रोग्रेस चल रही है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आप लोगों के अगर कुछ इनपुट्स हैं उसमें वो इनपुट्स हम कोशिश करेंगे आपसे लेने को, यथासंभव कोशिश करेंगे उन इनपुट्स को लेके आगे काम कराने की। और लास्ट के 10 मिनट हम रखेंगे अदर डिस्कशंस के लिए। अगर इस बीच में किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डिस्कशंस उसका पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन हम ये कोशिश करेंगे पहले एक बार सुना जाए पूरे एजेंडे को और जो टाइम डेजिग्नेट किया गया है क्वेश्चन आंसर उस टाइम में करा जाएगा। तो जब हमारी पहली ओए गठित हुई थी लास्ट टाइम, उसके बाद फरवरी के टाइम पर हमने पहली ईमेल बिल्डर को भेजी थी। फरवरी 2022 को पहली ईमेल हमने बिल्डर को भेजी है जिसमें हमने हैंडओवर प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए उससे बात की है कि आप हैंडओवर का प्रोसेस इनिशिएट कीजिए, ये हमारा मेन प्रायोरिटी है। उसके बाद लगातार बिल्डर से हम कांस्टेंट टच में रहे, बिल्डर के साथ मीटिंग भी होती रही, जीबीएम्स में भी अपडेट करते रहे हम लोग। यहाँ हम कांस्टेंट टच में हैं बिल्डर के और उससे हैंडओवर के लिए बातचीत चल रही है। पॉइंट्स के लिए हम RI1 कर रहे हैं कि किन पॉइंट्स पर बात होती है, वो पॉइंट्स भी हर जीबीएम को शेयर किए गए थे पॉइंट्स। उसके बाद सितंबर में जाकर जब हमने देखा कि बिल्डर की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स नहीं मिल रहे हैं हैंडओवर को लेकर, तो हमने सितंबर में एक लीगल कंसल्टेंट को हायर किया। जीबीएम में बाकायदा उसका अगस्त या जुलाई की जीबीएम में उसका रेजोल्यूशन पास हुआ लीगल कंसल्टेंट हायर करने के लिए। उसके बाद सितंबर में हमने एक लीगल कंसल्टेंट हायर किया जो कि हमारा हैंडओवर की प्रक्रिया को स्मूथली चलाने में हमारी सहायता करेगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंटिन्यूस मीटिंग की हमने बिल्डर के साथ कि किन किन पॉइंट्स पे हमें हैंडओवर लेना है, क्या क्या डिस्कशन करने हैं, क्या होना चाहिए हैंडओवर के अंदर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें उससे रिक्वायर्ड हैं, हम क्या क्या काम कराना चाहते हैं बिफोर हैंडओवर। तो वो मीटिंग्स लगातार लगभग 3-4 महीने, लगभग 15 से 20 मीटिंग्स हम लोगों की बिल्डर के साथ हुई हैं। ईमेल कम्युनिकेशन भी हुआ है, लेटर कम्युनिकेशन भी हुआ है, उसके सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। उसके बाद 30 दिसंबर को, टू बी वेरी प्रिसाइज 30 दिसंबर को हम लोगों ने एक फाइनल मीटिंग रखी जिसमें हमारी लीगल कंसल्टेंट थे, ये की पूरी टीम थी, जिसमें बिल्डर के साथ ये डिस्कशन हुआ कि हाँ आज हम बैठ कर वो अनुमति साइन कर रहे हैं। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स थी हमारे लीगल कंसल्टेंट को फाइनल डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद। उसके बाद 31 दिसंबर को दोबारा वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हुए, बिल्डर के साथ फिर मीटिंग हुई। 31 दिसंबर की रात को 9 बजे हमारा हैंडओवर का काम पूरा खत्म हुआ कि 1 तारीख से हम सोसाइटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका मेंटेनेंस का हैंडओवर ईओए के पास आ रहा है। और न्यू ईयर के फंक्शन में रात को हम लोगों ने इस चीज़ का अनाउंसमेंट भी किया कि बिल्डर से हैंडओवर ले लिया गया है। उसके 1 जनवरी 2023 के बाद से सारी सोसाइटीज़ की मेंटेनेंस सर्विसेज का हैंडओवर अब एसोसिएशन के पास हुआ। उसके लिए एक काफ़ी लेंथी डिस्कशन हुआ, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी साइन हुए हैं विच इज़ अराउंड 150 पेजेस आई गेस। तो वो 150 पेजेस के बोले हमने अराउंड 150 पेजेस। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी साइन हुए हैं बिल्डर के साथ और अलग अलग बॉन्ड्स भी साइन किए हैं इसके लिए। और सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो हमारा बिल्डर के साथ था वो IFMS के पैसे को लेकर था, जो कि हम लोगों ने डिस्कशंस करने के बाद पूरा 100% पैसा बिल्डर से लिया है, जो कि उसने 2 पार्ट्स में हमें वो पैसा दिया है।
एक पार्ट ऑलरेडी हमारे अकाउंट में आ चुका है, जिसकी एफडी के लिए बैंक को अवगत कराया जा चुका है। हाफ पोर्शन 50% उसकी एफडी तब हो जाएगी, और सेकंड पोर्शन जो है वो हमारा 30 अप्रैल का पोस्ट डेटेड चेक है, जिसके लिए अगेन हमने एक इंडिमेंटरी बॉन्ड साइन करवाया है बिल्डर से, फेलिंग विच उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। तो ये दो पोर्शंस में हमारा वो पैसा सारा पेवर के पास आ जाएगा, और हमारा प्लान यही है कि उस पैसे को पूरा फिक्स डिपॉजिट में कराया जाए, और उसका जो भी मंथली इंटरेस्ट आता है वो सोसाइटी के कामों में उसको यूज किया जाए। कितना पैसा होगा? दैट इज 60,34,000 in total. As per the calculation, क्या इतना ही अमाउंट बनता था Yes. या इससे ज्यादा या कम बनता था? एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से इतना ही अमाउंट बनता था। फर्दर जो भी हमारे जस्ट टू ऐड, इसमें कमर्शियल एरिया अभी इंक्लूडेड नहीं है। जिस दिन वो कमर्शियल शॉप्स बिकेंगी बिल्डर की, उस दिन वो पैसा एओए के अकाउंट में आएगा। मतलब जो कमर्शियल शॉप्स का जो भी सोल्ड आउट अमाउंट होगा वो सारा का सारा आईएफएमएस का आईएफएमएस का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, उसको लास्ट के टाइम पे उसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये हैंडओवर के टाइम पर जो पॉइंट्स हमारे डिस्कशंस हुए हैं बिल्डर के साथ, जिन जिन चीज़ों के ऊपर हमने उससे हैंडओवर लिया है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोटेड डाउन है। पीछे तक दिखाई नहीं देता। Okay. The first point is property documents executed between the landowners and Divyansh Promoter and Developers Private Limited, and the all legal executed between Divyansh Promoter and Developers Private Limited and landowner. तो जो एक्चुअल लैंड ओनर है यहाँ तक और दिव्यांश प्रमोटर के बीच में जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एग्जीक्यूशन हुआ है उनका, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लिए गए हैं। जो भी अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन प्लान है अथॉरिटीज के द्वारा, वो प्लान उनसे लिया गया है। फ्लोर प्लान कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव्ड जो भी हुआ है वो प्लान उनसे लिया गया है। बिल्डिंग प्लान की कॉपी इस हैंडओवर के दौरान ली गई है। पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जीडीए से अप्रूव्ड है, वो उनसे लिया गया है। जो हमारी साइट का प्लान है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ हैंडओवर। एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, ये 5 साल की एनओसी फायर डिपार्टमेंट ने दी हुई है यहाँ पर, इसका डॉक्यूमेंट भी हमारे पास है। क्लियरेंस टू ऑपरेट एलिवेटर, शिल्डर कंपनी से जो डॉक्यूमेंट मिला है हमें एलिवेटर्स को ऑपरेट करने के लिए, वो सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। पावर लाइन एंड अर्थिंग पॉइंट्स की जो कॉपी है लेआउट की, वो भी हमारे पास इस हैंडओवर के अंदर है। वाटर पाइपलाइन का जो लेआउट है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस हैंडओवर। एएमसी डॉक्यूमेंट्स ऑफ लेफ्ट, जनरेटर की एएमसी इसमें नहीं है क्योंकि बिल्डर नहीं कराता है, दैट इज टाइमली बेसिस सर्विस विच यूज टू अकर। सो ये जनरेटर के लिए प्लस ट्रांसफार्मर, इसकी सर्विसेज होती हैं। पेमेंट रिकॉर्ड फॉर सिटी म्यूनसिपैलिटी वाटर सप्लाई, हमारा जो भी पैसा आता है वो सीआईपी, जो भी फैसिलिटीज हम लेते हैं वो सीआईपीएल से लेते हैं, तो उसके लिए इनका जो भी पेमेंट रिकॉर्ड है वो हमने लिया है इनसे। लेफ्ट ओवर मनी जो भी थी विच इज आईएफएमएस, वो यहाँ से ली गई है। प्लस 1 तारीख से पहले का बाद का जितना भी रिचार्ज है, जो मेंटेनेंस का पैसा बचता है, वो कैरी फॉरवर्ड बिल्डर देगा हमें। वो अभी उसके लिए डॉक्यूमेंट एक बन रहा है कि 31st से बाद का जितना भी पैसा बिल्डर के अकाउंट में गया हुआ है, दैट वी हैव टू रिकवर। एंड ओवर द ऑफिस रूम, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा टू द एसोसिएशन। ये जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमारा मेंटेनेंस ऑफिस हो गया या टीटी रूम हो गया, क्लब रूम हो गया, इसका हैंडओवर हमें दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट डिटेल्स ऑफ मेंटेनेंस स्टाफ एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, जो भी मेंटेनेंस स्टाफ का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है वो हैंडओवर हुआ है इसमें। ये इशू ऑफ कंसेंट लेटर फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फॉर चेंज द नेम, तो इसमें अभी जो हम सीआईपीएल से सर्विसेज ले रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की भी, वो उसमें अथॉरिटी का नाम चेंज हुआ है, उसमें अब बिल्डर की जगह एसोसिएशन का नाम आएगा उसमें। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ अम्यूनिटीज इन द अपार्टमेंट, जो भी अम्यूनिटीज हमारे पास हैं, वो अम्यूनिटीज की लिस्ट है। हैंड ओवर द फंक्शनल हॉल, पार्किंग लॉट, स्विमिंग पूल एंड अदर अम्यूनिटीज टू एसोसिएशन।
कार पार्किंग एलोकेशन एंड मार्किंग, जो भी पार्किंग है वो मैं एक और सवाल, जैसे हमारी कार पार्किंग का एरिया थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें क्या होगा? मैं आपको सौरभ जी आपसे थोड़ा 2-3 मिनट लेट थे, तो जितने भी क्वेरीज है ना क्वेश्चंस को बात के लिए रखे हैं, हो सकता है बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी, तो टाइम बचेगा। सेल डीड की कॉपी एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ ओनर्स, ये कॉपी बिल्डर से ली गई है। अंडरटेकिंग बाय द बिल्डर रिगार्डिंग इंडेमनिटी एंड limitations of liabilities of the societies for all transactions prior to the handover date. इसके अंदर एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाया बिल्डर से कि 1st of January 2023 से पहले जो भी लाइबिलिटीज, वेदर इट इज मॉनेटरी लाइबिलिटीज और द लीगल लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटीज हैं वो सब बिल्डर के ऊपर होंगी, चाहे वो कोई केस चल रहा हो पीछे या किसी को पैसा लेना हो या देना हो। एक बॉन्ड साइन हुआ है कि या किसी और रेजिडेंस की उससे कोई भी मतलब नहीं है। 1 तारीख के बाद जितना भी लाइबिलिटीज है दैट इज ऑन एसोसिएशन बिफोर 31st of January 2023 that is on building. He is Akash ji, he is our legal consultant. इन्होंने हेल्प की है हमारी हैंडओवर के लिए। आकाश जी knows about everything. ये वो पॉइंट्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड हमारे इश्यूज थे, जिनके ऊपर बिल्डर से हमने अराइवल हुए हैं कि ये चीजें बिल्डर ठीक करा के देगा। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड विद 30 पॉइंट्स, बट आफ्टर द नेगोशिएशंस बिल्डर वाज एग्रीड ऑन दीस पॉइंट्स। सो फर्स्ट और फोरमोस्ट जो पॉइंट था हमारा दैट इज बेसमेंट सीपेज, जिसका मुद्दा हमने लगभग 1.5-2 साल से बिल्डर के पास उठाया हुआ था। कंसर्न अथॉरिटीज में भी लेटर दिए थे उसके, तो बेसमेंट सीपेज के लिए बिल्डर अग्री हुआ है। प्लस बिल्डर ने ये अश्योरिटी दी है कि फिक्सिंग करने के बाद 30 दिन तक अगर कोई भी इशू आता है ही विल रिपेयर इट अगेन। अगर दोबारा रिपेयर करने के बाद फिर कोई इशू आता है ही विल रिपेयर अगेन। दैट इज इन राइटिंग फ्रॉम द बिल्डर। ड्रेनेज पाइप रिपेयर, हमारे जहां जहां लीकेज है ड्रेनेज पाइप के अंदर कॉमन एरियाज में बिल्डर विल रिपेयर है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ हैंडओवर। नेक्स्ट कार पार्किंग एलोकेशन एंड मार्किंग, ये मार्किंग और एलोकेशन दोबारा हमें करा के देगी। जो एलोकेशन हो रखी है उनकी मार्किंग दोबारा होगी हमारी, जो येलो लाइंस खींची गई। वाटर पंप रिपेयर एंड स्पेयर पंप एज अ बैकअप, तो जितने भी वाटर पंप्स हमारे लग रहे हैं वो सारे वर्किंग कंडीशन में रिपेयर करा के दिए जाएंगे। प्लस इसके साथ एक एक्स्ट्रा पंप होगा हमारे, जो कि बैकअप के लिए होगा कि अगर हमारा कोई भी एक पंप खराब होता है तो एक्स्ट्रा पंप बैकअप में हमारे पास होगा। मिरर्स ऑन द टर्न्स ऑफ द सोसाइटी, तो जितने भी हमारे सोसाइटी के टर्न्स हैं इनके ऊपर बड़े बड़े गोल मिरर्स जो होते हैं वो मिरर्स बिल्डर लगवा के देगा। ऑल द सीसीटीवी कैमरास इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, जितने भी कैमरास अभी लगे हुए सोसाइटी के अंदर दे ऑल शुड बी इन वर्किंग कंडीशन, तो वो बिल्डर की रिस्पांसिबिलिटी है। विद इन दिस मंथ ये खत्म हो जाएगा 31st तक। लाइटिंग एट द कॉमन एरियाज, जितने भी कॉमन एरियाज हैं वहाँ पे कोई भी लाइट खराब नहीं होनी चाहिए, सारी लाइटें ठीक होनी चाहिए। ये बिल्डर के नाम है, ये हमें करा के देंगे। एडिशनल वाटर टैंक को इसमें ऑलरेडी हम इसका सोल्यूशन कर चुके हैं। वाटर टैंक का कि दोनों टैंक मर्ज कर दिए गए टावर पीछे, तो उसमें ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि अगर दोनों टैंक मर्ज कर दिए गए तो हमें एडिशनल टैंक की जरूरत नहीं है वहाँ पर। जेनसेट सर्विस इन द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट, जो भी जेनसेट की सर्विस होगी वो बिल्डर करा के देगा, विच कॉस्ट अस अराउंड 30,000 to 40,000 रुपीज। वो बिल्डर करा के देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एओए, प्लस एओए एक थर्ड पार्टी पर्सन को भी हायर करेगी ताकि ये चीज़ें सही से सर्विस हो जाए और हमारे पास एक प्रूफ हो कि हाँ हमने वर्किंग कंडीशन में जेनसेट को लिया है। उसके बाद पोस्ट हैंडर डेवलपमेंट में हमारे क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हम लोग कराने की कोशिश की है हम लोगों ने अभी तक। मेन जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल पर जो हमारा और मेंटेनेंस पर जो जीएसटी कम हुआ है, दैट इज़ अ बिग रिलीफ टू एवरीवन। सो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल साइज फ्लैट की 1070 फ्लैट की, तो अगर उसका फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस का 1 महीने का खर्चा लगभग 2,500 कुछ रुपए आता था, अभी वो सिर्फ 2,525 रुपये 21 पैसे अगर वो आता था तो अब वो 2100 रुपये आ रहा है। तो लगभग
छोटे साइज के फ्लैट के लिए हमारी बचत हो रही है। सिमिलरली अगर 1365 स्क्वायर फीट का अगर किसी का फ्लैट है और उसका अगर मेरा मेंटेनेंस का पैसा 3221 रुपये 40 पैसे आ रहा है तो वो 2730 रुपये आता है उसका मेंटेनेंस। 1535 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट है और उसका पहले 3622 रुपये आता था, अभी वो 3070 रुपये आता है। 1695 स्क्वायर फीट का अगर आपका पैसा लगभग 4020 रुपये जाता था वो 3300 रुपये, लगभग 700 रुपये की उसमें सेविंग्स हुई है हमारी। प्लस 1885 स्क्वायर फीट का अगर किसी का फ्लैट है उसमें 4448 रुपये 60 पैसे पहले जाता था, अब वो लगभग 3750 रुपये ट्रांसफर जाता है। पहले महीने से पहले दिन से सब लोगों को इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो गया है। प्लस उसके साथ बेसमेंट का जो सीपेज इशू था, ये बिल्डर के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि जिस दिन हमारा हैंडओवर एमओटी साइन हो जाएगा उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल बिल्डर उस काम को स्टार्ट करा देगा। शायद 5 या 6 तारीख से ये काम स्टार्ट करा देगा, क्योंकि हमने कहा था कि हमारी पहली प्रायोरिटी यही है, इसके बगैर हम हैंडओवर लेंगे भी नहीं, तो ये काम उसने स्टार्ट करा दिया था बिल्डर ने। पेंट नियर गार्बेज डक्ट, हम लोगों ने सबने देखा है कि अपने फ्लोर्स पे सबसे ज्यादा गंदगी गार्बेज डक्ट के आसपास होती है, और काफी लोग ने इशू भी किया कि गंदगी होती है। इवन जो हमारा सर्विस स्टाफ है वो लोग भी कंप्लेंट करते थे कि भैया दीवार बहुत गंदी रहती है, हम लोग साफ नहीं करेंगे। तो अब वो गार्बेज डक्ट को पेंट कराकर नीचे की साइड में उसका पेंट कराया, ताकि जो हमारा स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, उसे केवल गीला कपड़ा मारने की उसको जरूरत हो, वो साफ दिख जाए। और इट इज लुकिंग गुड एज पर माय ओपिनियन। नेक्स्ट, टीटी रूम की ब्यूटिफिकेशन हम लोगों ने कराई है, थोड़ा सा इसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है कि थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। आगे और कोशिश करेंगे और जैसे जैसे पैसा आता रहेगा उसमें वेलफेयर में लगा करेंगे उसको। जिम फ्लोरिंग के लिए हम लोगों ने जो जिम की टाइल्स मोस्टली टूटी हुई रहती थी, तो जिम फ्लोरिंग के लिए ये पीछे मैट्स लगे हुए हैं, सैंपल मैट्स मंगाए हैं। विद इन 2-3 डेज ये सारे मैट्स आ जाएंगे। उसके बाद जिम की फ्लोरिंग भी करवा देंगे मैट्स की। और नहीं वो पीछे मैट्स तो लगे हुए हैं ब्लू, ये मैट्स सैंपल के लगे हैं, पूरे जिम में ये मैट्स लगे हैं। हाँ, और प्लस जिम के जितने भी इक्विपमेंट हैं उसकी सर्विस वेंडर से भी बात चल रही है, तो विद इन अ डे और 2 वो फाइनल करके सारे इक्विपमेंट्स की सर्विस भी कर देंगे। जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी रेक्टिफाई कर दी जाएंगी उसको। आयरन रॉड इंस्टॉलेशन इन विजिटर पार्किंग आउटसाइड, तो बाहर आपने देखा होगा, ग्रुप में भी इसको अपडेट किया है कि बाहर की साइड में हम लोगों ने आयरन रॉड्स लगवाए, क्योंकि बाहर जो सीडीसी को बच्चों को छोड़ जाती है, लोग जाते हैं, काफी एक्सीडेंट्स भी हुए उसकी वजह से और लोगों को परेशानी हुई। तो हमने सोचा है कि बाहर आयरन रॉड्स लगा दी जाए, ताकि जो लोग बाइक वाले या कार वाले ऊपर से हमारे रैंप के ऊपर से चढ़कर आते थे तो वो थोड़ा सा बन गया। तो अभी वो काम चल रहा है, उस पर ब्रेकर्स और बनने हैं, तो होपफुली आज वो काम खत्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से लोगों को काफी उसमें राहत मिलेगी। प्लस मंथली मेंटेनेंस आइटमाइज बिल, एक ये हमारा बिजनेस से बहुत टाइम से इस पर चल रहा था और काफी लोगों की डिमांड्स भी थी इसके ऊपर कि हमें आइटमाइज बिल नहीं मिलता, कि हमारा बिजली में कितना खर्च हो रहा है, डीजी पर कितना कंजम्पशन है, या मेंटेनेंस मेरा कितना जा रहा है हर महीने का। तो उसके लिए ये एक मशीन है जो HPL से ली गई है। हर महीने हर फ्लैट ओनर को ये मंथली आइटमाइज बिल मिला करेगा, ताकि हम चेक कर इलेक्ट्रिसिटी बिल जीएसटी रिडक्शन क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पे है या फिर मेंटेनेंस पर वो मैंने करेक्ट कर दिया था। मेंटेनेंस पर, हाँ मेंटेनेंस पर है, वो मैंने करेक्ट कर दिया। दैट इज नॉट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मेंटेनेंस का आइटमाइज बिल आपको हर महीने लव शर्मा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अच्छा, कुछ आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने। इंटरप्ट करूंगा आपको सर, लास्ट में 10 लास्ट में आप सारे क्वेश्चन पूछिए ना, यू विल एड्रेस लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। लास्ट में पूछ लेना जो भी क्वेश्चन आप, हमारा टाइम एक्सटेंड हो सकता है 1 घंटा हो जाएगा। ठीक, इनके पास और 5-7 टाइम बची है, उसके बाद सजेशन और फाइनेंशियली रिकरिंग मीटिंग आल्सो। यस बिल्कुल एग्जैक्टली सर। तो एक पार्किंग का जो हमारा सबसे मेन इशू है आज की तारीख में, अगर देखा तो रेजिडेंट भी परेशान करता है कि मेरी पार्किंग किसने गाड़ी लगा दी है, या यहाँ कहीं भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है। तो ये पार्किंग का इशू है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी टीम के साथ भी इसमें बैठ कर बात करनी है कि क्या किया जा सकता है, और इसमें सारे रेजिडेंट का सहयोग भी बहुत ज़्यादा अपेक्षित रहेगा, क्योंकि जब तक हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस
नहीं फॉलो करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ हार्ड स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और हमें खुद को सहयोग करना पड़ेगा इसमें। सेकंड है हमारा जो पानी का इशू है। पानी का इशू लगातार दिन में एक आध मैसेज आ ही जाता है कि पानी बंद हो गया है, इसकी मोटर चलाओ, क्योंकि अभी सारा प्रोसेस ये मैनुअल है। तो वी आर प्लानिंग टू ऑटोमेट दिस, कि जैसे ही वाटर लेवल हमारा सर्टेन लेवल से नीचे जाए, मोटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो उससे जो पानी का इशू है तो इसके लिए हम मेंबर से अलग बात कर रहे हैं, कोटेशंस में मंगा रहे हैं। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ फरवरी, बट इट इज ऑल डिपेंड ऑन बजट, कि हमारे पास कितना बजट बच रहा है और कितना हमारे पास बैंडविड्थ है। तब तक हमें इसको मैनुअली चलाना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग रिक्वायर कॉस्ट, राइट। एक जो मेंटेनेंस के इशू हैं, लोगों को लगातार प्रॉब्लम्स आती हैं कि मेंटेनेंस टीम हमारी सुन नहीं रही है या मेंटेनेंस टीम हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, टाइमली हमारा काम नहीं खत्म हो रहा है। तो इसके लिए एक सिस्टम शुरू करेंगे जिसमें सारी कंप्लेंट आपकी रिटेल लॉज होंगी, उसका एक आपको टाइमलाइन दिया जाएगा और वो आपकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई होने के बाद जिस टाइम फ्रेम में आपको मेंटेनेंस टीम को टाइम देगी कि हाँ मैं इतने टाइम में ये प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, उस टाइम के बाद अगर वो प्रॉब्लम अकर करती है तो दैट इज अ चेक ऑन मेंटेनेंस टीम। तो उनके लिए ये उनकी जवाबदारी बनेगी। अगर वो टाइम फ्रेम में आपका काम खत्म करते हैं तो आपके पास वो अपना रजिस्टर लेके आएंगे और वो आपसे क्लोजर लेंगे उस मीटिंग पे, उस प्रॉब्लम के लिए। गोइंग फॉरवर्ड हम इसको ऑटोमेट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी जो ऐप है नो ब्रोकरहुड, उसके अंदर ये सिस्टम है। नो ब्रोकरहुड वालों से बात चलिए तो उसको और कैसे एनहांस कर सकते हैं ताकि सब लोग उसको यूज कर सकें। बट राइट नाउ सर 10 मिनट में इधर खत्म कर लो। एक सेकंड, ठीक है। इससे रिलेटेड बात बताइए। इसमें एक चीज और कीजिएगा कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो अर्जेंट रिपेयरेबल है, जैसे पानी की लीकेज हो गई किसी घर में, ठीक है, तो उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था कीजिएगा, उसमें ऐसा नहीं कि वो लाइन में लगा दिया गया बिल्कुल कि जिससे जो तुरंत बंद आया उसे ठीक करके बिल्कुल सर, इसका किसी का प्लस सिस्टम खराब हो गया तुरंत आके उसे ठीक कर ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट पे पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई नोट कीजिए। जो क्रिटिकल आइटम है उसको और इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएट होना चाहिए टर्मिनेट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गायब हो गई पूरे फ्लैट में, नहीं पता लगा। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, दीज आर द बेसिक इमरजेंसी, तो उसके लिए एक प्रोसीजर। और ये ना, ये देखिए, ये पॉइंट्स केवल पॉइंट्स ना रह जाए, नहीं बनाना ही है, इनको आप Actionable आप होनी चाहिए, आप उसमें इनको होना नोट कीजिए, इन पे क्या एक्शन हुआ है या नहीं हुआ, ठीक। वो आप नेक्स्ट जब भी रिकरिंग मीटिंग होगी उसमें आप जवाब। नेक्स्ट है हमारा हाइजीन की प्रॉब्लम, जिसको हमने अभी एटलीस्ट एक डर को ठीक करने के माध्यम से उसको शुरुआत की है। बाकी फ्लोर वाइज प्लस अपने जो गार्बेज जैसे टावर लीक की अगर मैं बात करूँ तो वो ओपन डक्ट है और वो रास्ते में ही पड़ती है बिल्कुल, तो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी गंदा महसूस होता है, वो निकल के लोग सामने जाना भी प्रेफर नहीं करते। तो उस हाइजीन के लिए भी हम सोच रहे हैं कि उसका क्या अल्टरनेट कर सकते हैं ताकि जो वहाँ वो गंदगी सामने की तरफ रहती है वो वहाँ ना रहे। प्लस हमारे बेसमेंट में जो हमारी टावर एक ही डक्ट है वो वहाँ काफ़ी गंदा रहता है, तो उसको भी ठीक कराने के लिए बातचीत चल रही है। उसके ऊपर आने वाली मीटिंग्स में आपको अपडेट्स दे देंगे किस तरह से काम कर रहे हैं। प्लस एक पेस्ट कंट्रोल का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सोसाइटी के काफ़ी फ्लैट्स के अंदर दीमक की प्रॉब्लम है और सब लोग उससे परेशान रहते हैं और इंडिविजुअल फ्लैट्स में अपने कराते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सोसाइटी लेवल पे एक पेस्ट कंट्रोल आने वाले महीनों में करा दिया जाए ताकि इस दीमक की प्रॉब्लम से लोगों को थोड़ा सा निजात मिले। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपको देना चाहूँगा। हमारी जो लिफ्ट की एएमसी थी वो 9 जनवरी 2023 को खत्म हो गई थी। तो वो उस लिफ्ट की एएमसी हम लोगों ने रिन्यू ही करा, ऑब्वियसली रिन्यू करानी थी क्योंकि लिफ्ट एक ऐसा चीज़ है कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो एएमसी जो हमारी रिन्यू हुई है वो 5,64,500 कुछ रुपए की वो लिफ्ट की एएमसी है, चारों लिफ्ट की एक साल की एएमसी। उसके साथ हर साल उसको 15% का एप्रिसिएशन कॉस्ट लगती है। तब जो हमारी शिंडर कंपनी है उसके साथ हमने एक डील साइन की है, उसमें 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा उनको दिया है इस साल के लिए और अगले 5 साल के लिए सेम कॉस्ट पर हमने वो एएमसी को ब्लॉक कर दिया है।
अगले वर्ष इसका कॉस्ट नहीं इंक्रीज होगी। एडिशनली उसके साथ एक बेनिफिट और लिया है हमने उनसे कि इस लिफ्ट के अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल करेंगे वो लोग। उस डिवाइस के अंदर क्या होगा कि अगर आपका लिफ्ट में कोई भी मेल फंक्शन आने वाला है, फिजिकल डैमेज की मैं बात नहीं करता, जैसे पानी चला जाएगा कोई और उसको, अगर कोई भी मेल फंक्शन आने वाला है, वो डिवाइस बिफोर हैंड एक शिंडलर टीम की, जो शिंडलर की सपोर्ट टीम है उसको, प्लस एसोसिएशन का कोई भी एक पर्सन जो कि डेजिग्नेटेड होगा उस चीज़ के लिए, दोनों के पास एक मैसेज तुरंत चला जाएगा कि इस लिफ्ट में ये प्रॉब्लम आने वाली है, प्लीज सेंड योर सर्विस टीम। तो इससे जो हम लोग लिफ्ट बंद रहती है या बार बार फोन करना पड़ता है शिंडलर टीम को, वो खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एक कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी, हमें मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है उसके अंदर। सर मैं आ रहा हूँ सर। उसके बाद एक डिस्कशन, एक अग्रीमेंट और हुआ इस पैसे को लेके, क्योंकि अभी अभी हमने हैंडओवर लिया है तो वी डिडंट हैव मच फंड। तो हमने उनसे ये भी अराइव ऑन किया है कि हम ये आपको पार्ट पेमेंट करेंगे, हम एक साथ पैसा नहीं देंगे, क्योंकि 5,60,000 70,000 रुपये इज अ बिग अमाउंट, इतना तो हमारा मेंटेनेंस नहीं आता एक महीने का। तो उसके लिए पार्ट पेमेंट में बात हुई है, तो अगले 5 महीने तक हम उनको 1,12,900 कुछ रुपए की हमने वो बनाई है चेक इंस्टॉलमेंट, पोस्ट डेटेड चेक दिए हैं उनको विद 0 एडिशनल फीस, कोई एडिशनल फीस उसके लिए हमने नहीं दिया है उनको। नेक्स्ट इसमें हमने लिफ्ट को सिंक्रोनाइजेशन कराने के लिए भी उनसे बात की है, उसकी कोटेशंस के लिए उनको बोला गया है। तो होपफुली विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी वो उसकी कोटेशंस बना के हमें दे देंगे, ताकि दोनों टावर्स की लिफ्ट को सिंक्रोनाइज किया जा सके और नियरेस्ट फ्लोर पे वो आ सके। प्लस उनसे फरवरी तक हमारे हेल्थ सर्टिफिकेट हैं लिफ्ट के, एक लिफ्ट का फरवरी तक है, बाकी 3 लिफ्ट का मार्च तक है। तो जो भी हेल्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो फरवरी में हेल्थ सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से पहले उनसे हेल्थ सर्टिफिकेट्स भी ले लिए जाएंगे। 2 लिफ्ट जी, फिर कोई अपने फ्लोर से कोई लिफ्ट मंगाता है तो दोनों में बटन दबा देता है, फिर दोनों लिफ्ट आ जाते हैं। एक ही वो सिंक्रोनाइजेशन की बात मैं वही कर रहा हूँ कि जो भी नियरेस्ट लिफ्ट होगी आपके फ्लोर पर, आप चाहे दोनों बटन दबा दो, जो नियरेस्ट लिफ्ट होगी वो आपके फ्लोर पर आकर रुक जाएगी। तो इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मैंने देखा इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंजम्पशन बचेगा उससे। तो गोइंग फॉर इट इज अ वन टाइम कॉस्ट, बट मेरे ख्याल से वो शायद 3 या 4 महीने में पूरी कॉस्ट हमारी कवर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी हम सेव करेंगे उसको। तो आने वाले टाइम में ये प्रायर एजेंडा है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को किस तरह से कम किया जाए, ताकि और पैसा बचे सोसाइटी के पास और ज़्यादा डेवलपमेंट के कामों में वो खर्च किया जा सके। इसके लिए नेक्स्ट जो हमें फ्यूचर में काम कराने हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों से भी कुछ इनपुट्स मिले हमें कि क्या क्या काम प्रायोरिटी पर है। जैसे टावर से जाने के लिए तो रास्ता ही वो हमारे से गाड़ी करते हैं, चलते जाना पड़ता है। टावर बी के जो पार्किंग का इशू है, वो पार्किंग का इशू मीटिंग में पाठक जी के साथ डिस्कस हुआ है। दे हैव एक्स्ट्रा पार्किंग, जो कि डिपेंड करता है उस फ्लैट ओनर के पास जिसकी वो पार्किंग है, क्या वो रेडी है उस पार्किंग को लेने के लिए। हम रास्ते कहाँ से जाएंगे, हमारा तो टावर पे जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। मैं वही बता रहा, देखो बिल्डर तो बेचे गए अप्रूव मैप के हिसाब से उतने ही रास्ते जो वहाँ पार्किंग में है वो मैप में जो है, लेकिन फिर भी इसके लिए पाठक जी से काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है और उन्होंने यही कहा है कि मैं एक बार बात करूंगा जो फ्लैट ओनर्स, क्योंकि जिसको पार्किंग अलॉट होगा, मुझे भी कोई पार्किंग अलॉट होगी तो बिना मुझसे बात किए वो पार्किंग नहीं चेंज हो सकती, राइट। मेरी कंसर्न के बगैर वो पार्किंग नहीं चेंज हो सकती। करण जी एक चीज और आई थिंक इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, बाइक्स या स्कूटर्स बीच में खड़े होते हैं, छोटा जो मतलब स्पेस है जाने का, ऐसे उसमें बाइक या स्कूटर टू व्हीलर्स के लिए सेपरेट पार्किंग के लिए बहुत बड़ा वैलिड है सौरभ का, जैसे उन्होंने बताया है कि आपके पास स्पेस नहीं है, और कई बार यहाँ भी टावर बी की प्रॉब्लम टावर ए में ऐसे होता है कि स्पेस नहीं होता और आपको कूद काट के कहीं से जाना होता, आपके पास कोई सामान है तो आपने तो आपको क्या करना चाहिए, ये सजेशन है। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए 2 व्हीलर्स की पार्किंग जैसे इसलिए तो इससे रास्ता 4 व्हीलर्स के अंदर
जो पार्किंग है ना बिल्कुल ठीक है, आप ये नोट कर लो, पॉइंट नोटेड। ये नोटेड है, इसीलिए हमने उस पॉइंट में mention किया था। एक ही सजेशन है, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका कौन सा डेजिग्नेटेड पार्किंग है और किसको कितनी पार्किंग एलोकेटेड है। हाँ, वो अगर क्लियर हो गया तो बहुत सारी एक्स्ट्रा गाड़ियां पार्क होती हैं। एक मेरा कंसर्न है पार्किंग से रिलेटेड है कि पार्किंग का जो विड्थ है, जो स्पेस है, वो एक डिस्कशन एडुकेट नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, कोई गाड़ी यदि बड़ी हुई, एसयूवी हुई, तो वो ज्यादा जगह घेरेगी, उसके टायर का जो डायमेंशन वो इतना ज्यादा है कि वो येलो लाइन के ऊपर क्रॉस करता है। दूसरी बात खैर वो तो खैर हमारी अपनी गलती का टेढ़ी मेढ़ी करता है, लेकिन उसमें दिक्कत होती है, गेट नहीं खुलता फिर। तो पार्किंग की जो विड्थ है वो स्पेस भी कम है। अब मैं उसके ऊपर बताता हूँ, जो उसका हमारा कोई- स्पेस वो जो देखिए। ऑक्यूपाइड हुआ है, और एज पर द डिस्कशन, ये एक डिस्कशन था हमारा, डिस्कशन का पॉइंट था पाठक जी के साथ भी, कि ये जो पार्किंग के स्पेस है एज पर नॉर्म्स नहीं है। हाँ, राइट, तो पाठक जी के साथ डिस्कशन में ये चीज बात हमने रखी थी ये वाली। देन पाठक जी सेट कि जो आपका बीच बीच में आपने देखा वो ग्रीन पोर्शंस जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं हाँ, हर पार्किंग थोड़े थोड़े स्पेस के बाद, बेड बना रखा है। यस, वो एरिया जितना भी है उसको कहते हैं कि मैं आप उसको, क्योंकि वो एरिया हमारे मैप पे नहीं था, वो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए वो एरिया बढ़ाया गया है। तो वो कहते हैं मैं वो एरिया खत्म करता हूँ, अगर आप मुझे राइटिंग में दे देते हो मैं वो एरिया खत्म करता हूँ, तो फिर आपका पार्किंग स्पेस सब में थोड़ा बढ़ जाएगा। जरूर मैं तो चीज़ होगा कि एक अलग बात है। नहीं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और भी है। हम लोग कई बार जल्दी में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि दूसरे पार्किंग स्पेस को भी हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसकी वजह से दूसरी गाड़ी जो आती है, जब रात में आती है उसको दिक्कत होती है। तो क्या कोई तरीका है कि सेपरेशन हो सके? मार्किंग ही एक मैम ओपन पार्किंग है, ओपन पार्किंग में मैडम मार्किंग ही है। अब जैसे पहले मेंशन लेकिन किया हर गाड़ी का कि size एक नहीं है। हम सबको एक्चुअली हम सबको ही एक दूसरे का इसको पार्किंग का इशू यही के लिए तो थोड़ा मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। दिक्कत है। सर एक सजेशन है, problem- पहले तो आपका एक गार्ड होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली बीट पर हो। सारी पार्किंग के एक गार्ड होता है, उसको हाँ। सब पता होता है कौन सी गाड़ी किस That's true. फ्लैट तो ओनर गार्ड की से है। बोलना तो पड़ता वो है। गार्ड ढंग से लगवाएगा, बस नहीं लगी होगी तो फोन सर करके वो वो पार्किंग के इशू लास्ट वाली स्लाइड में था, उसके ऊपर काम तरुण जी, भोपाल से एक चीज है, आंटी ने भी कहा, भैया ने भी कहा, सबके बेस्ट ऑप्शन आ रहे हैं। पर चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, मैं फर्नीचर लेके आ रहा हूँ, पार्किंग में ओनर है नहीं वहाँ पर, जिसकी पार्किंग है चारों तरफ बंदे नहीं है, तो वो बंदा कैसे ले जाएगा अपना फर्नीचर ऊपर? आई मीन इट हैज, हमें इतनी एग्री करना ही नहीं है कि वो पार्किंग चारों में से खटवानी पड़ेगी, क्योंकि रास्ता हम लोग दीवार के सट के चलते हैं। सामान आएगा तो या तो हम रिक्वेस्ट करेंगे ओनर से या रिक्वेस्ट करेंगे एओए से, बट व्हाई शुड वी वो करें यार? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो पॉइंट टेकन है सर, उसके ऊपर जरूर काम होगा। यहाँ से यही निकल के आ रहा है कि आपको सेपरेशन करा के स्पेस देना पड़ेगा। एक मिनट सर, आपको स्पेस देना पड़ेगा ताकि ये जो इश्यूज निकल के आ रहे हैं फर्नीचर ले जाने के, सामान ले जाने के या फूड ले जाने के, वो दूसरा एक और पॉइंट आया था कि आप बोल रहे हो बिल्डर से बात चल रही है, तो उन्होंने बोला बात करना और पूरा होने में फर्क है। तो नहीं, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि जो पार्किंग की जो बीच की जो जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं उसको हटाने की बात कर रहे हैं, तो उससे पार्किंग हो सकता है थोड़ी थोड़ी बढ़ जाए। पॉइंट ये नहीं है कि बढ़ेगी या घटेगी। अगर इतनी सी अगर पार्किंग एक व्यक्ति की अगर बढ़ जाती है, सारे 1 2 3 4, अगर चारों वो पॉइंट अगर हटा दिए जाएं और इतनी पार्किंग सबकी बढ़ जाती है, तो ये मैटर करता है पूरी इतनी पार्किंग बढ़ा के आप क्या करेंगे? बताइए, इतनी सी पार्किंग अगर आपकी बढ़ जाएगी तो इससे क्या हाल निकलेगा? स्पेस ज्यादा ही देगी। बात बढ़नी नहीं है, बात ये है जो उधर वाले जो अगर उसी विड्थ देखी जाए, एक एक करके एक एक करके वही है, एक एक करके नहीं तो सुन ले पहले। टाइम खत्म हो जाएगा। ये तो खत्म करने दें आप, अगर आपको एक सिर्फ इतनी सी बात है कि इतनी सी ही पार्किंग अगर उसमें बढ़ानी है, तो फिर इतनी सी पार्किंग बढ़ाने से हल क्या निकलेगा? बताइए आप। वो जितना भी एरिया बात अगर जितना एरिया है उससे हमें मतलब नहीं है, जितना एरिया बता के हमें सेल किया गया, जिसके पैसे लिए गए, हमें उस बात से मतलब है। यस की नो? यस की नो? हमें क्या मतलब है? क्या मतलब है कि हमारे पास अब जगह नहीं है? पैसे तो हमने उस बात के दिए ना कि जिस बात के लिए जो है कि सारी चीजें अप्रूव हैं, सारी चीजें सही हैं। यस की नो? अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, पाठक जी यहाँ पर आए थे जब हमने सेल्स ऑफिस बंद कर दिया था, उन्होंने कहा था इसको कभी पार्किंग फ्यूचर में भी हम नहीं बनाएंगे, जो रास्ता निकलने का है। तो इसका मतलब बाद में उसने पार्किंग बना दी, हम हैंडओवर लेके भी आ गए,
बट आई हैव नो वो इन्फॉर्मेशन। पार्किंग उससे पहले भेजी जानी थी। पहले भी चल पहले भेजी जानी आगे ऑलरेडी बिक चुकी थी। पार्टी ने झूठ बोला। आपका हैंडओवर लेते टाइम क्या स्ट्रेंथ था? अगर पहले भी बेची गई थी तो हैंडओवर तो अब 13 तारीख को इस पे एक चीज ऐड करते हैं। 13 तारीख को जो आपका जो नक्शा कार्यकाल था जो वो है, समाप्त हुआ है, जैसा कि आप लोगों ने बताया जो है। नक्शा है, नक्शा अथॉरिटी जो लेआउट प्लान है इसमें पार्किंग भी इंक्लूड होती है। जब अथॉरिटी हमें ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देती है, वो अथॉरिटी के पास जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, मैं इसको प्रॉब्लम बोलूं या सॉल्यूशन बोलूं, ये हमें डिसाइड करना है। वो पार्किंग एज अ मैप में डिस्क्लोज्ड है और वो अप्रूव्ड है, वो इसलिए ठीक है? approved है, तो वो लेआउट वो पहले इसलिए से, ये ऐसा नहीं है कि हैंडओवर के समय जीडीए में जाके वो नक्शा पास कराया गया है। वो इसलिए अप्रूव्ड है दरअसल, क्योंकि जहां पे पार्किंग होनी चाहिए थी वहां पे कुछ दूसरी चीजें लगी हुई हैं, इसलिए उनको, जैसे कि आपका कॉर्नर वाला जो जितना भी जहाँ पे वो मंदिर का शिफ्ट करने का वो सब कुछ लगा हुआ है, वो सब कुछ, ये तुम्हारा पूल एरिया है, पूल एरिया है ही नहीं, ये सारा का सारा पार्किंग में है। जहाँ पे आप बैठे हो ये सारा का सारा जो है कहीं है ये मैप के अंदर अप्रूव? कोई जिम है, कोई कम्युनिटी हॉल है आपका, है अप्रूव? किड्स प्ले एरिया है कहीं पे अप्रूव? आप जो है स्टैंड लेके आए हैं वो कहाँ पर जो है आपका क्या स्टैंड था? हमारा स्टैंड ये बिल्कुल था, बट हैंडओवर और ये इश्यूज दे आर टोटली डिफरेंट। नाउ एक सेकंड जी, मुझे आपका आकाश, मेरा नाम डीके चौहान है। अच्छा नमस्कार जो हैंडओवर है जी और ये बातें हैं जी, ये आंसर आपकी तरफ से आएगा, इनकी तरफ से आएगा, ये बात पहले से बता दी। ये सब आपका जो है, मैं आपका मतलब एओजी में बात कर रहा हूँ, क्या स्टैंड रहा था, कितने लोगों से कंसल्ट किया? क्योंकि हैंडओवर ही सिर्फ इस बात पे लिया कि भाई मेंटेनेंस उसको जा रहा था, तो मेंटेनेंस का तो जो है रिफंड भी होता है, उसका भी प्रोसीजर है, राइट? कि अगर मेंटेनेंस एजेंसी कुछ नहीं कर रही है 3 साल से 7 साल से, अगर वो कुछ नहीं कर रही है, एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो पैसा तो रिफंड आता है, पूरा का पूरा आता है। तो इस पर ये 2.5 महीने का कब बताया इन्होंने कि पहली ईमेल किया था इन्होंने जनवरी में, और उसमें फरवरी में जो है ईमेल किया था, राइट? इनका एसोसिएशन का जो रजिस्ट्रेशन खत्म होता है वो 13 दिसंबर को खत्म हो जाता है। इन्होंने कब उसके ऊपर सिग्नेचर किए? सिग्नेचर कब इन्होंने उसके ऊपर किए? 31 तारीख को। सही है? हाँ जी तो सही है, आप कह रहे हो तो सही होगा, तो मैं तो आपके साथ नहीं, मैं आप इशू मैं तो उन्हीं से इस बात के लिए पूछ रहा हूँ। जी, जी। पहला क्वेश्चन यही है कि कार्यकाल कब से और कब तक था, और कब जो है इसके ऊपर जो है सिग्नेचर हुआ सर? अच्छा, तो ये अब पार्किंग का इशू या हैंडओवर के इशू पे हम पहले बात कर लेते हैं कि कार्यकाल वाले इशू पे पहले बात करते हैं। यस, एक पॉइंट पे चलो बात करते हैं। तो पहले कार्यकाल के इशू में बात कर लेते हैं। इनका कार्यकाल सर प्लीज आप एड्रेस करें कि कब तक था और उसके बाद हैंडओवर लिया गया। तो प्रॉब्लम ये क्वेश्चन है, क्लैरिटी चाहिए इस बात पे। 13 तारीख को दिसंबर को एक खत्म होना था, बिल्कुल 13 दिसंबर को कार्यकाल खत्म होना था। उस बीच में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज डन, नेगोशिएशंस हमारी चल रही थी बिल्डर से। हाँ, 13 तारीख को ये खत्म हो गया था कार्यकाल। सिग्नेचर उसके बाद हुए हैं या सिग्नेचर उससे पहले हुए? बस उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, बस इतना ही चाहिए था, इतना ही। दूसरा पॉइंट ये है सर कि जो बिल्डर के साथ में जो आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं, जी एग्रीमेंट्स जो चीजें वो कराएगा जियो के हिसाब से या वैसे, उसकी हमें एक कॉपी चाहिए एग्रीमेंट्स की। एग्रीमेंट्स Sir, that depends on the AOA if they are willing. It's a public document. आप या इसमें एक AOA is the part of society only. Society इसमें एक हमें इसके जो है इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक नहीं जितने सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, और उसका मतलब मात्र ये नहीं है कि हमें सिर्फ ये जानना है कि क्या नहीं आया, हमारा इंटरेस्ट उस चीज पे है। जी बिल्कुल, हम पूरी लिस्ट देंगे। इनफैक्ट ये सारे डॉक्यूमेंट्स डीआर के यहाँ भी सबमिट है, जीडीए में भी सबमिट है। आपको एक चीज सर्टिफाइड कॉपी वहां से आप इशू करा सकते हैं, कोई भी लीगल प्रोसीजर में ही जाना है, तो वहां तो हम फिर चले ही जाएंगे। अगर हमें जीडी आपसी अगर सहमति के साथ वो मिल सकते हैं तब वो बात बताइए, नहीं मिल सकते हैं कोई आंसर नोट कर रहा है क्या? यदि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डोमेन में आ सकते हैं, तो हम अगर वो हमें नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक डोमेन में है तो नोटिफाई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मुझे आपसे नोटिफाई किया जा सकता है। आपने जो भी ये डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, अगर कोई अगर हेल्प कर सकता है तो वो प्लीज वो जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं बिल्डर की तरफ से वो स्लाइड दिखा सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स
स्लाइड्स पर नहीं है। नहीं, अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई थी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो मेरी क्वेरी ये है, आपसे पूछ रहा हूँ एज ए लीगल एडवाइजर आपसे पूछ रहा हूँ कि पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर दिव्यांश के नाम से इशू हुआ है, राइट, या CIPL के नाम से इशू हुआ है, राइट, तो वो पार्शियल कंप्लीशन सर्टिफिकेट में सारी जो चेक लिस्ट होती है, जो मानक होते हैं, ठीक है, वो मानक बिल्डर की तरफ से थे या CIPL की तरफ से? बिल्डर की तरफ से, ठीक है। डीड ऑफ डिक्लेरेशन में स्विमिंग पूल का एरिया, जिम का एरिया और ये चीजें, कम्युनिटी हॉल जहाँ पर हम इस समय बैठे हुए हैं, ये सब NA लिखा हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर वो उसमें वहां पर NA लिखा हुआ है, तो उसके बिहाफ पे डॉक्यूमेंटेशन जब आप लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्वेश्चनिंग आपने की थी, ये वैलिड है या ये कल को रेजिडेंट्स के ऊपर आ जाएगी? बिल्कुल, हमने एक एक चीज को रेजिडेंट प्लस AOA इज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंट, हमने उन्हें लीगली और आगे चल के कोई भी उन्हें हमने सेफ रखा है, हमने उन्हें एक लीगल शील्ड दी है। कैसे? द डेट दे हैव साइंड, वी हैव टेकन अ बॉन्ड फ्रॉम देम दैट इससे पहले एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग and we can also go to the court against the builder. No, boss, I'm not talking about the responsibility after we have taken it over. I'm talking about whether we had just scanned it, whatever we are accepting or we are going to accept at the time of handover, is we needed to ensure that needs to be formalized or as per government norms. बिल्कुल सर, हमने बात ये है जी, हमें पहले से पता है कि बिल्डिंग कवर है, हम सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपने उसके लिए क्या कार्रवाई क्या की। हमें पहले से पता है कि वो कवर नहीं है, हमने उन्हें हर चीज रिटन डॉक्यूमेंट और ये जो क्लॉज की बात करें, ये तो बाय डिफॉल्ट क्लॉज होता ही है। अगर वो नहीं भी होता ना, तो वैसे भी हम लिमिटेशन एक्ट में जा सकते हैं उसके अंदर। लिमिटेशन हमें मात्र इतना आपसे समझना है, हमें पहले से पता है इसका क्वेश्चन का आंसर कि आपका क्या स्टैंड था और उसका क्या रिप्लाई था, उसका कुछ कॉन्वर्सेशन जो आपके पास में ऑथेंटिक है वो हमें। हाँ, आपको हमने एक एक चीज उससे रिटर्न में मांगी है, व्हाट वी आर आस्किंग फ्रॉम हिम, व्हाट हिज रिप्लाई, कि उस पे हमने कॉलम वाइज हमने वो चीजें बनाई है कि हमें ये चीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, गिव अस एन रिटन डॉक्यूमेंट। तो वी हैव दैट। तो आकाश भाई, दोनों क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हां जी, पहला क्वेश्चन जो है ये था कि हमें जो बिल्डर के साथ में एग्रीमेंट्स हुए हैं उसकी कॉपी हमें आप उपलब्ध कराएंगे, आप मतलब सभी लोग AOA भी। हम बिल्डर जो हमने दोनों जो कॉपीज हैं वो सर उपलब्ध कराने का मतलब है हमें एक डॉक्यूमेंट इज दिस मच बिग, सो ईदर वी हैव टू गिव टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। नो आगे ड्राफ्ट इसमें हमें तो सिर्फ देखिए, हमें दो तरीके हैं जी, हम चाहे ड्राफ्ट हो, हाथ से लिखा हो, कैसा भी हमें आपसे मिल जाए, जी, ठीक है। दूसरा मतलब आपसी सहमति से मिल जाए, या उसके लिए फिर जोर जबरदस्ती या कानूनी तरीके निकालने पड़े, उससे जो है नुकसान होगा। हम इस जो है उम्मीद के साथ आए हैं कि हम आपसी सहमति से बात कर लेंगे और हमारे जो कंसर्न है वो हम जो है सॉल्व कर लेंगे। इस जो है बेसिक मेरे कहने का मतलब ये है कि हम आप बिल्कुल देखें, लेकिन प्रोवाइड कराना इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क अकॉर्डिंग टू मी टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सबको नहीं कराइए, हमारा हम बिकॉज़ मैं अच्छा, मेरा कंसर्न है, हमारा कंसर्न है, आप हमें दे दीजिए, जिसका कंसर्न होगा आप वो पूछ लेगा आपसे। इसका जवाब ये एक मिनट, इसको बिकॉज ये लंबा होता जा रहा है, इशू वैलिड है, ठीक है, पर ये बहुत स्ट्रेच हो रहा है। इसको ऐसे देख सकते हैं चौहान साहब कि आप AOA को एक राइटिंग में दे दीजिए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दीजिए, वही आपका हाँ, है ना, मेल पे दे दीजिए। उसके बाद AOA आपको जवाब दे देगा, क्या जवाब देगा, या तो प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा। अगर प्रोवाइड करा दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कराएगा तो ऑल द लीगल डोर्स आर ओपन। मींस आप ये कहना चाह रहे हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अपने रेजिडेंट्स को ही आप लोग सर assumption है, ये assumption है। लेट अस बी ऑप्टिमिस्टिक ये 99.9% प्रोवाइड करा देगा, 0.1% पॉसिबिलिटी रखते हैं। वो ईमेल का रिप्लाई कब तक जो है आ सकता है? बताइए जी, कब तक? अब एक दो Why we are raising this question? Why we are raising this question? This is in the interest of every ठीक है, resident. एक second, let us complete. Point valid. Let us complete. Point is valid कि legally
deed of declaration is the document which is submitted in the authority, right? Which represents कि हमारे सोसाइटी में क्या क्या फैसिलिटीज अप्रूव्ड है, जो कि चीजें हमारे ऊपर एज ए रेजिडेंट जब हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं तो ये हमारे ऊपर ही आएंगी, ठीक है। कल को हमसे कोई अथॉरिटी पूछती है कि आप लोगों ने जब ये हैंडओवर लिया था तो क्या आपने चेक नहीं करा था? हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाज सपोज्ड टू बी रिलीज्ड बिफोर द रजिस्ट्री टुक प्लेस, but it did not happen. Not just Divyansh, with so many. ये सारी चीजें जो है डॉक्यूमेंट्री के नेक्स्ट हमारे पास अप्रूव्ड आनी चाहिए। I want to say something. तो इसी पॉइंट पर रहते हैं। Mr. Brave, यहाँ पर Brave जी एक मिनट। In continuation of that, as a resident, from all of you, all of us, all these documents are in public domain. We cannot hide them. So let us. I would request AOA to put it in the public domain. किसी आप नोटिस पे लगाए या सबको ईमेल से भेजे, कुछ भी भेजे, क्योंकि it's not the question of individual asking. Right, agree. It is the right of every resident to know, because we are sharing the facts. We need to know what are the bases on which the deal has been signed. So we need to know. बेहतर ये कि इसको public domain में डाल दें, है ना? आप इसको ना कि कर दीजिए भाई साहब। इसको टाइम लिमिट से रखें, क्योंकि आरटीआई का मैटर, फिर आरटीआई का मैटर हो जाएगा, वो लीगल होगा, वो दिक्कत है। बेहतर है पब्लिक डोमेन में डालें इसको। मैडम जो है, क्योंकि हमारे पास ना 12 क्वेश्चंस की लिस्ट है, हमें एकदम से जो है मतलब आपके टाइम खत्म होने से पहले जानना चाहते हैं हम आपका ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं वो आपकी जो हमारी ये टीम है उसका आंसर है ये। हाँ, मतलब अगर कोई मुझे क्वेश्चन होगा तो मैं इनसे पूछूंगा कि व्हाट आई हैव टू आंसर, और मे बी आई विल आस्क देम टू आंसर टू यू सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो तीसरा जो पॉइंट था उसमें था कि बिल्डर के साथ एग्रीमेंट, उसके लिए ईमेल का आपने जो है ओके कर दिया है। अच्छा, तीसरी बात है जो है सीपेज में जो है क्या क्या पार्ट कवर किया गया है? सर, सीपेज का पूरा डॉक्यूमेंट्स इज रिटन। व्हाट द प्रॉब्लम विद व्हाई इट टुक सो लॉन्ग, इट्स बिकॉज़ ऑफ अ सीपेज, लाइक देयर वर 3 इश्यूज। हां, मैं आपको इसमें क्लैरिटी देता हूं जी। जिस दिन इसकी खुदाई हो रही थी, हां जी, मैं सिर्फ 3-4 लाइन में खत्म कर दूंगा। बिल्कुल। जिसकी इस दिन खुदाई हो रही थी उस दिन के वीडियोस और फोटोज हमारे पास में है। बिल्कुल। इसके अंदर कहीं पे पानी टपकने का कुछ ऐसा मेजर नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद आगे की तरफ जब तोड़फोड़ की तो पाइप टूटा, पानी भर गया, नंबर 1 बात। दूसरी बात, सीपेज सिर्फ ये नहीं है, सीपेज इसके पिछले वाले हिस्से और पिछले वाले बीम्स में भी है, साइड वाले बीम्स में भी है। तो क्वेश्चन ये है, सीपेज में कितना पार्ट कवर है? सर, सीपेज में 1 महीना 2 महीना वो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हमारा क्वेश्चन है कि कितना पार्ट सीपेज में कवर है? सर, सीपेज का इशू, हाँ, सीपेज का इशू आप मुझे आगे पीछे का बता रहे हो, तो मुझे नीचे का भी बताया था कुछ जब व्हेन वी वर डिस्कसिंग। इससे अलग भी कई सारी चीजें ऐसे जो है जनरल बात ऐसे so we had an entire discussion on the seepage with the builder and everything is in writing that what he is agreeing कि वो सीपेज का कौन सा पार्ट ठीक कराएगा, कौन सा नहीं कराएगा, which we agreed on। कुछ पार्ट्स पे he was adamant, so everything is in writing। इसीलिए मैंने कहा कि सारे आप इसको पब्लिक डोमेन में डालिए। एक बात ये है, प्रॉब्लम जो है इसमें ये है कि सीपेज की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे 90% एकदम से लोग ये बोलेंगे ये है सीपेज। जी। तो पेपर के अंदर अंडरस्टूड है सीपेज, तो लोगों को भी तो ये अंडरस्टूड है कि ये सीपेज है। तो सीपेज तो बहुत सारी जगहों पे है, तो उसमें क्या स्पेसिफिकली मेंशन है कि वो चीजें भी कवर हो रही हैं? हमने एक ऐड करूंगा। सीपेज ना एक बहुत जेनरिक स्टेटमेंट हो जाएगी या वर्ड हो जाएगा। मेरे घर में मेरे टॉयलेट का अगर फ्लश में पानी लीकेज है तो वो कॉमन एरिया में सीपेज जनरेट करता है। अब अगर एज अ रेसिडेंट मैं एओए, मेंटेनेंस या बिल्डर किसी को बोलूं कि तुम ये कॉमन एरिया की भी सीपेज ठीक कराओ, तो मैं नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक रेसिडेंट अपने उस लीकेज को ठीक नहीं कराएगा वो सीपेज कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा, इसको हम कई लेट मी फिनिश। तो जो मेजर सीपेज की प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो बाहर सीवर जो सीपेज की पाइप आ रही है बाहर कॉमन एरिया में फ्लोर वाले को, या बेसमेंट का सीपेज, ये 2 मेजर आइडेंटिफाइड एरिया थे सीपेज से रिलेटेड, जिसके लिए हमने कहा कि या चाहे बेसमेंट की पूरी सीपेज हो, चाहे बाहर जो कॉमन सीवेज लाइन की रिपेयर है उसकी सीपेज की प्रॉब्लम है वो आप ठीक कराओ, वो बिल्डर को इस एक पॉइंट पे मुझे एक चीज बोलनी है। उसके अलावा अग्री कि ये सीपेज के आइडेंटिफाइड एरियाज एक्सपर्टीज से लिए गए हैं, ठीक है।
उस पर हमारा वेरिएंस है कि आप कह रहे हो इन पे मेरे ये टॉयलेट फ्लश के थ्रू आ सकते हैं कॉमन एरिया में या नहीं, ठीक है, एक मिनट मनोज। अब इनकी वेरिएंस है, इसके लिए हम एक ओवरऑल टावर की हेल्थ चेक करा सकते हैं कि सीपेज इसको कितना डैमेज कर चुकी है, ये रेजिडेंट्स को जितने भी हमारी फैमिलीज रह रही है वही हमारे लिए सब कुछ है, तो उस फैमिलीज के लिए, सारी फैमिलीज के लिए कितना सेफ है, ये स्टैंड क्या लिया गया हैंडओवर के टाइम पे या नहीं? सर ये टावर हेल्थ बिल्कुल स्टैंड लिया गया। इनफैक्ट बिल्डिंग इंश्योरेंस का स्टैंड लिया गया व्हिच इज इन रिटन दैट वी हैव आस्क्ड फॉर द बिल्डिंग इंश्योरेंस ऑफ ऑल द टावर्स कि इनका इंश्योरेंस इन बिल्डिंग्स का है या नहीं, तो हमारा स्टैंड इज देयर इन द रिटन डॉक्यूमेंट दैट व्हाट आर द स्टैंड्स वी हैव टेकन फॉर द इंश्योरेंस। नो बिल्डिंग इंश्योरेंस वाज नेवर डन बाय द बिल्डर नहीं करेगा, वो रेजिडेंट को कराना होगा। सर जब तक मेंटेनेंस बिल्डर के पास है तो बिल्डर ही करेगा। जब मेंटेनेंस का पैसा अगर बिल्डर दे रहा है तो इट्स हिज ड्यूटी टू डू द इंश्योरेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो हेल्थ सर्टिफिकेट लिया गया इसका टावर का कि कितना डैमेज हो चुका है, क्या स्टेटस है? राइट, सो द ऑन दैट द बिल्डर सेड कि मेरे पास कोई इंश्योरेंस इस बिल्डिंग का नहीं है। इनफैक्ट हिज आंसर वाज कि किसी भी उसका नहीं होता, बट वी आर नॉट गोइंग दैट कि किसी बिल्डर का नहीं देता। सेकंडली द कमिंग टू योर पॉइंट, होता भी नहीं है आकाश भाई। हां राइट नहीं होता है, नहीं होता है। बिल्डिंग इंश्योरेंस शायद उस पे मेरी सोसाइटी में भी नहीं है। हां, तो सेकंडली द हेल्थ ऑफ द बिल्डिंग वाज आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द बिल्डर एंड ही सेड कि द बिल्डिंग इज हार्डली वो भी मैंडेटरी अभी 7 or 8 years old as per him, which he told me. So this thing is not mandatory as per the compliance on the builder side. This is what the answer we received. I'm not talking अब about उसके बाद I'm talking about What is meant by the health side? हाँ, उसके आप लोग हैंडओवर लेकर आए हो, Right. तो आपको ये इंश्योर करना है कि अगर हमारी डॉक्यूमेंटेशन और हमारी जो इमारत है Right. उसकी नींव मजबूत है, बिल्कुल। हमारी फैमिली सेफ है, हाँ। ये आपने इंश्योर क्यों नहीं किया? सर ये इंश्योर तो हम करेंगे, उस मेंटेनेंस हैज नाउ came up to us. Now we'll go for the हैंडओवर लेने से पहले ताकि सर, तब- रिपेयरिंग वर्क हो सके। सर वो तो फिर एक डेडलॉक हो गया ना, वो तो एक बिल्डर उसमें डेडलॉक हो गया। अब बिल्डर टोल्ड मी दैट ही हैज रिसीव्ड 2 calls from different resident, though he has given me the names as well, कि वो कह रहे हैं कि जी इन्हें आप हैंडओवर मत दो और आईएफएमएस का पैसा बचा लेंगे और थोड़ा कमीशन हमें मिल जाए। इसका So that's what मेरा सजेशन तो ये कि अब हम सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। इसमें ये है, इसमें बात ये है वो कर सकते ये हैं। इंश्योरेंस का होता ना बिल्कुल एकदम से अलग आ गया, हमें लगा कि हमारे उसमें नहीं है, और ना होता है तब फिर अब इसमें कंसर्न आएगी। ठीक है, आप जितने इसकी रिपेयर में लग जाएंगे उससे ज्यादा इंश्योरेंस वाला ले जाएगा। तो हम इस बात को हम डाइवर्ट नहीं करना चाहते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है सर कि जो सोसाइटी में धरना प्रदर्शन चल रहा था जिन चीजों को लेके, उसकी रिप्रेजेंटेशन जीडीए के पास भी है, जीडीए के माध्यम से आप लोगों के पास भी है। राइट, उस पे क्या क्या किया है? सर जीडीए ने अगर हमें पार्टी बनाया है तो आई थिंक बिकॉज़ मुझे धरने का आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दिस धरने, मतलब आई डोंट नो द इशू, दिस इशू व्हिच यू आर एड्रेसिंग। मैं केवल हैंडओवर तक के सर प्लीज। सर धरना प्रदर्शन कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, कितने समय अनिश्चितकालीन चल रहा था, उसकी तो खैर पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि ऑफिशियली एए को कभी ये चीज कम्युनिकेट नहीं की गई। बट खैर बड़ी सोसाइटी का मैटर था, सोसाइटी के हित में है नहीं हित में है वो अपना विवेक से लोग डिसाइड करेंगे। जब जीडीए में हमारी पहली मीटिंग हुई थी जिसमें हम खुद भी गए थे, जब जीडीए में वहां पे मीटिंग थी तो अधिकारी का ये कहना था कि भाई जो अथॉरिटी है वो है एओए एंड बिल्डर, वो आपस में बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। और कुछ लोगों को ये निर्देश भी दिए गए थे कि आप राइटिंग में अपनी जो समस्या है वो आप एओए को दें और उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कराई जाए। वो हमें जो मिली जिस भी रेसिडेंट से, वो चीज हमने बिल्डर तक को भी फॉरवर्ड की है और जीडीए को भी फॉरवर्ड की है। और उसमें चेकलिस्ट के हिसाब से, क्योंकि जो उसमें आइटम्स थे वो ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स पहले से कवर्ड थे जो ठीक हो चुके थे या वो इन प्रोग्रेस थे। एग्जाम्पल जिसमें कहा गया लिफ्ट का फिटनेस या हेल्थ इशू, में छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सारे डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। फिटनेस सर्टिफिकेट ऑलरेडी इशू हो चुका था लिफ्ट का, वो हम कंपनी से ले चुके थे पहले चेज करके। तो इस तरह के कुछ चेकलिस्ट थी जो बहुत सारी चीजें हो चुकी थी उसमें। अब आप किस धरना प्रदर्शन को पॉइंट आउट कर, क्योंकि धरना प्रदर्शन किसी एक स्पेसिफिक आदमी का या ग्रुप के लिए नहीं था। अगर कोई भी इशू होता है वो सारी सोसाइटी के लिए होता है। अब जैसे लिफ्ट का पैनल वहां पे खराब हुआ टावर बी में, जब बिल्डर ने कहा कि मैं चेंज नहीं कर रहा या पानी की समस्या थी, उस समय तो कोई धरना प्रदर्शन कोई नहीं कर रहा था।
या जो कोई, तो उसमें कुछ लोग इकट्ठे होके बिल्डर के ऑफिस गए, वहां हमने थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट की, आर्गुमेंट किया, आप जो कह लें। एंड गोल क्या था कि हमें उस काम को कंप्लीट कराना है। अब कुछ बोले कि हमने धरना प्रदर्शन किया, तो उस टाइम क्यों नहीं धरना प्रदर्शन किया जब बिल्डर्स को रिपेयर कराने को तैयार नहीं? तो हम उस आर्गुमेंट में नहीं जाएंगे। हमारा एंड गोल ये है कि सोसाइटी का काम हो और प्रॉपर तरीके से हो। उस दिन जीडीए के अधिकारी ने भी यही बोला कि देखिए, कोई भी बिल्डर, आप सबको पता है, हम उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि सबको पता है बिल्डर कितना काम करता है, नहीं करता। उनका भी ये सुझाव था कि जो बेसिक कंप्लायंस वाला पार्ट है, आप उसको पूरा कीजिए। जो भी आपकी एओए है, होगी, जिसके पास भी वो दायित्व आएगा, वो अपने हिसाब से लोगों के साथ मिलके अपने आईएफएमएस को सुरक्षित करके और रिपेयर चंक्स में कराता रहे। छोटा सा एग्जांपल, हम डीड का एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्रीमेंट का एग्जांपल दे रहे हैं। हम सब ने, इंक्लूडिंग मी, हमने बहुत गर्व से बिल्डर को साइन करके दिया था कि आईएफएमएस का 25% पैसा वो रखेगा। हम सब चाहे तो अपने बिल्डर बाय एग्रीमेंट को चेक कर सकते हैं, लेकिन कोई उस चीज पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। कोई लोग ये पूछ रहे हैं दुर्भाग्यवश कि पैसा खा लिया, बिल्डर से कमीशन ले लिया, बट ठीक है, नॉट एन इशू। बिल्डर उस चीज को हथियार बना के लड़ रहा था, एंड आकाश जी की हेल्प से और बाकी टीम की हेल्प से हाँ सर, मैं बताता हूँ। तो आपके एक एग्रीमेंट में ये है, तो बिल्डर के पास वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन है कि 25% वो सीआईपीएल के पास जाएगा, तो मैं आपको आईएफएमएस का 25% नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है। देन वी टेकन अ रिटन कंफर्मेशन फ्रॉम अ सीआईपीएल दैट वेदर डू यू आस्क फॉर 25% फ्रॉम द बिल्डर। तो उन्होंने हमें रिटर्न में कहा नो, वी गिव इट टू द बिल्डर कि भाई मुझे तो नहीं चाहिए। आपको कैसा सब सोसाइटियों में है, मैंने अभी दिव्यांश का तो फ्लोरा का मैंने वो करवाया, ये देखो उसका भी 25% है। बट देन हार्ड वर्क ऑफ यू गाइस we managed to get entire 100%. That's good. That is why unity is needed, much needed. के अकॉर्डिंग आपको 100% ही मिलना था। बिल्कुल अननेसेसरी के वो जितने भी बिल लगाएगा, जितने भी खर्च दिखाएगा, आपने अगर सिग्नेचर भी कर दिया है तो भी वो काट नहीं सकता। बिल्कुल 70% सोसाइटी है जो उस आईएफएमएस पे भी इंटरेस्ट के लिए लड़ रही है, तो आपका 100% आया है, ओके है, गुड है। चेस अमाउंट कितना आया है सर? सर चेस अमाउंट के लिए हमने कभी उस पे रेज ही नहीं किया। हमने जो भी हमारा फंड आईएफएमएस से गिव अस दैट, वी आर हैप्पी। सर एक बात बताएं आपको, जो है हम सभी को अश्योर करना चाहते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके आंसर हमारे पास पहले से हैं, आप विश्वास कीजिए। लेकिन हम फिर भी समय लगा के आपसे सर एक साथ तो वो आंसर आप हमें भी बता दो, क्या पता हम भी डिस्कशन हो जाए। नहीं वो डिस्कशन हमें भी पता चले। नेक्स्ट जो है जो पॉइंट है, आपने जो है सोसाइटी से संबंधित किन किन समस्याओं की लिस्ट आपने जो है तैयार की थी और किन किन का एग्रीमेंट हुआ? ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। आपने कौन कौन सी लिस्ट हमने शेयर की थी सर, मेरे ख्याल से इसमें काम करते हैं, हमें काम करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है रोहित जी, जो जिनकी भी अब क्वेरीज है कंसर्न, क्योंकि देखो ऐसे एक करके आंसर करना, तो वो लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। इट्स बेटर वी कैन गेट इट राइट। सर लिस्ट व्हाट टाइम सर लिस्ट विल यू प्रोवाइड सर लिस्ट आप या एक मिनट, हम कितना टाइम और लगा सकते हैं? सर सिर्फ 4 पॉइंट है, आप एकदम हां नाम में करेंगे ठीक है। तो एकदम हाँ, सर वो लिस्ट है, हम लिस्ट शेयर कर देंगे। मैक्सिमम लगेंगे आए सर। ना मिसाल जॉन साहब वो लिस्ट हां ना कर देना, वो लास्ट में रिक्वेस्ट रहेगी हमारी तो आपसे। 10 मिनट और लगा लेते हैं और उसके बाद समराइज कर देते हैं कि क्या क्या बात गुड गुड ठीक है सर। अच्छा, वो वाली जो लिस्ट है जो बिल्डर को गई थी, बिल्कुल वो वाली लिस्ट कहाँ पर है और आपका जो है सहमति जो बनी है जो आपने दिखाई, वो दोनों हमारे पास हैं, हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, पक्की बात है? डन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके जो है आगे की जो बात आती है, एक चीज मुझे पूछनी है, डीड ऑफ डिक्लेरेशन के हिसाब से या वैसे भी वासना जी ने डीडीए से कुछ अधिकारी बुलाए थे जो ये कहकर गए थे कि जो पार्किंग का एरिया है वो मानकों के हिसाब से नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर हम उसको कैसे, अगर ये चारों पॉइंट्स वाली चीज थी, सही बात। उसको अगर हम नहीं करते हैं तो हम उसको कैसे करने जा रहे हैं? हाँ, तो हम उसे ऐसे करने जा रहे हैं कि हमने पहले मेंटेनेंस का वो डेडलॉक हो जाता है, नाउ द मेंटेनेंस इज डस। हम उस पे, क्योंकि हमारे पास उनका रिटन जवाब है इस चीज पे कि अब मैं पार्किंग में दिस इज द यथास्थिति ऑफ माइंड कि मैं इसे चेंज कर सकता, देन वी कैन टेक अ लीगल एक्शन ऑन द बिल्डर। तो उसमें रेसिडेंट भी फ्री है कि वो चाहे तो बिल्डर के अगेंस्ट इस चीज पे लीगल एक्शन ले और एओए अपनी तरफ से समर्थन, कोई स्टैंड लिया एओए अपनी तरफ से बिल्कुल, इसलिए हमने उनसे रिटन में मांगा कि कल को एओए भी लीगल एक्शन के खिलाफ ले सकता है। तो अभी लिया नहीं गया है, क्या लिया गया है? लीगल एक्शन अगेंस्ट द बिल्डर, नॉट येट बट इट विल बी डन।
It will be done. It will be done. Yeah. Again, I'll add, as the individual resident, everyone is free to take any legal action. और अगर वो Individual तो है ही है। और सर एक मिनट, सर सर इसमें डिस्कशन ये हुआ था, इसमें डिस्कशन बोलने दीजिए, सर इस पे फिनिश सर इसमें डिस्कशन ये हुआ था, मैं सब बीच में बोलने लग जाएंगे तो कुछ या तो AOA सबसे सहमति से एक मीटिंग में राइट बिल्कुल इसका जवाब नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को बोलने तो दो, सर मेरे को बोलने तो दो, मैं बोल नहीं अगर किसी के भी एक मिनट काट जी, अगर आप किसी की भी अतुल जी, अगर आप किसी की भी यहाँ पूरी बात नहीं सुनेंगे तो अटर कंफ्यूजन होगा। एक आदमी सवाल पूछ रहा है, उसको प्लीज पूछने दीजिए, दूसरा जवाब दे रहा है, उसको जवाब दे। सवाल ज्यादा से ज्यादा होगा, सवाल रह जाएंगे, हम अगली मीटिंग में उसको शुरू करेंगे। चलिए सर AOA तो कर ही रहा है, इंडिविजुअली कर सकता है, नहीं ये कह रहे हैं हाँ AOA तो करेगा, AOA तो रिप्रेजेंट करेगा, बट किसी को सपोज AOA को लग रहा है, आपको उन्होंने बता दिया भाई हम 20 दिन में लीगल एक्शन लेंगे, कुछ चीजें हमें अभी बिल्डर से, क्योंकि उसने 1 महीने का टाइम दिया चीजें ठीक कराने का, जो उन्होंने बताया उससे पहले अगर कोई रेजिडेंट जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। इनका कहने का मतलब ये, अदरवाइज हम रेजिडेंट को जाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए सर, लेकिन हमें लगेगा 1 महीना, हमें सर 1 महीने इसलिए लगेगा क्योंकि पहले हम उससे काम ठीक करो, हमारी समस्याओं को AO को आगे जाके बिल्कुल चलो नेक्स्ट मेरा कहना ये है मैम आपका क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद ना एक मैं सबको जोक भी सुनाऊंगा सबसे लास्ट। क्या बात है, वो तो हो ये आपने बहुत अच्छी बात की, मीटिंग सुना दो ना, अभी सुना दो, हंसते हुए जाना चाहिए आकाश में। सुना दो, अभी सुना दो। जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के लिए सोसाइटी और गवर्नमेंट के उसके भी एडिशनल जो बाद के जो है बिल्डिंग कोड्स हैं जो अप्लाई हुए हैं 2005 के ऊपर, राइट, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें उस टाइम की वाली चीजों पे भी मैंडेटरी कर दिया गया था, उस पे आपका स्टैंड किया है। हाँ सर, हमने उनसे वो सारी चीजें मांगी हैं और वो क्या मांगा है वो आपको शेयर करें, ये वाली चीजें शेयर कर देंगे, पूरी शेयर हो जाएगी। आपने जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट था उसका हमारी जो बात हुई है आपने पूरे एक्सेप्ट कर दिया है कि हमारी वाली प्रॉब्लम्स तो रह गई, आपका स्टैंड क्या है उसपे? सर हमने कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो हमें बिल्डर ने प्रोवाइड किया है, हमने उस पे उसकी सर्टिफाइड की बिल्डर की, कल को अगर वो झूठा निकले तो वी कैन सू हिम। ये तो बाय डिफॉल्ट है। हाँ वो तो बाय डिफॉल्ट है, आप अगर क्लोज में नहीं लिखेंगे तब भी बाय डिफॉल्ट है। नेक्स्ट जो है आपने आज जितनी भी मशीनें जितने उपकरण है सोसाइटी में कॉमन है, आपने ऑडिट करवाए हैं उनका? सर वो भी हमने रिटर्न में है कि हमने नहीं, वो बिल्डर कराएगा, हमने बिल्डर से कहा कि इसका ऑडिट और उसने ऑडिट रिपोर्ट हमें सबके शेयर करिए किसका कितना। जब जिस दिन सोसाइटी की लिफ्ट का हेल्थ सर्टिफिकेट शेयर किया गया था, राइट, उन दिनों पर लिफ्ट बंद पड़ी हुई थी, जब वो ग्रुप में सर्कुलेट हो रहे थे, 2 दिन पहले का सर्टिफिकेट आए थे। हम सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, हम बात कर रहे हैं उनके ऑडिट की, बिल्कुल ऑडिट की बात कर रहे हैं, हम सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहे हैं। सर इसके ऊपर एओए का स्टैंड क्या था सर? ये तो इस पे क्या ऐड करते हैं सर, देखो एक मशीनरी आइटम है, हेल्थ सर्टिफिकेट इशू होना और किसी चीज का चलते चलते खराब होना, ये दोनों अलग चीज है। आज मैं कोई नई गाड़ी भी खरीद रहा हूँ, वो मेरी वारंटी में कवर्ड है, कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट इशू किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी गाड़ी खराब नहीं हो सकती। आज मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आज भी हम रेसिडेंट्स, आई शुडंट से, मेरे पेट डॉग्स हैं, हम वहाँ पे टॉयलेट करवाते हैं, लिफ्ट में पानी ले रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं। लिफ्ट एक सेंसिटिव और इलेक्ट्रिकल आइटम है, थोड़ा सा भी वहाँ पे मॉइस्चर या उसके सेंसर पे आता है वो तुरंत काम करना बंद करती है। अब कल मेरा एक फिटनेस टेस्ट हुआ है, आज कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गई या पानी गिरने से XYZ कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम फिटनेस सर्टिफिकेट को या कंपनी को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर हाँ ये कहा गया कि भैया कल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू हुआ है और आज पता चला कि एक मेजर मिसहैप हो गया या एक मशीनरी डेड हो गई है लिफ्ट की या पार्ट रिप्लेस हो रहा है, तो किस बेसिस पे आपने ये फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज आप नॉलेज में डालें, विल टेक केयर ऑफ दैट। समझ गए, मतलब हमें पता है। हाँ, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। आपने सर जो प्रूफ मैप है,
उसका भौतिक सत्यापन करवाया है? हाँ सर, हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया था और सर्टिफाइड कॉपी पे भौतिक सत्यापन का मतलब ये होता है कि जो इन्होंने लिख के दिया है और वो चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं या नहीं है, वो करवाया था? नहीं, वो हम नहीं करते। कोई बात नहीं, सिर्फ हमें जानना है, मतलब हमें तो मैंने बताया जानना नहीं है। करते। अच्छा, जो फायर विभाग की जो है जो ओनेसी जो है आई है, उसके अंदर क्या आपने वो डिटेल्स चेक की कि जिन डिटेल्स को देकर इन्होंने एनओसी ली है? आपका मतलब जो है आपसे मतलब मैं पूछ रहा हूँ समझ नहीं सर, ये तो बिल्कुल मैं आपके साथ ही सब एक ही डिटेल को चेक किया, जिन डिटेल को दिखा के एनओसी ली गई है? हाँ सर, उस पर डिस्कशन हुआ था और इन्होंने वो पॉइंट्स भी रखे थे और वो भी उसमें डिटेल्स में है। और फायर डिपार्टमेंट अगर किसी भी चीज की एनओसी देती है तो वो ऐसा नहीं करती है कि दिव्यांश के लिए मेरी एनओसी अलग है, महागुन के लिए मेरी एनओसी अलग है। कंप्लीट हम बता रहे हैं आपको। एक मिनट आप सर फिनिश ऐसी करने बात दें। का इसीलिए लोग सुनाना पड़ेगा कि आपको सब जवाब पता है, आप बोलोगे नहीं और पूछोगे भी नहीं। जब सब पता है तो पूछो मत, बोलने दो सर, आप एटलीस्ट प्लीज बोलने दो। हो सकता है मेरा आधा पूरा ज्ञान हो। ठीक है, तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं हर डिपार्टमेंट के जो स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ वेरी करते हैं एज पर एरिया, हाइट, XYZ फैक्टर्स। तो जो इस सोसाइटी को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दी है, उनके अपने एक सर्टेन पैरामीटर्स थे और चेकलिस्ट कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 1.5-2 साल पहले फायर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट भी डाली थी। राइटिंग में हमारे पास एविडेंस है, मेल पे और बाई लेटर, अगर चाहिए वो भी हम कॉपी दे सकते हैं। उसके बाद ही फायर डिपार्टमेंट ने अपना ऑडिट किया, इंस्पेक्शन किया और उसने उसके बेसिस पे बिल्डर को एक एनओसी दी है, लुकिंग एंड कंसीडरिंग कि अभी क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है और क्या वर्किंग कंडीशन है, क्या वो फुलफिल करते हैं उस चीज को या नहीं करते हैं। वो एनओसी 5 साल तक के लिए वैलिड है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उसको आप चेंज कराना चाहें, ऐड करना चाहें, मॉडिफाई कराना चाहें, चेंज भी करना चाहें, वो कलेक्टिव कॉल है। उसकी अगर कॉपी चाहिए एनओसी की, अगेन हमसे चाहिए, जो हमारे पास है वो हम दे सकते हैं। डिटेल्ड कॉपी चाहिए आप फायर डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। मतलब ये जो आपने बोला चैलेंज ठीक है, तो उसमें जो चैलेंजिंग इश्यूज थे या पॉइंट्स थे वो आपने आइडेंटिफाई नहीं करे। वो आइडेंटिफाई करके उन्होंने सबने आंसर दिया उसका कि हम 1.5 साल पहले से इसका फॉलो कर रहे हैं। अब सर उसमें कोई बोल दे कि पाइप के ऊपर ये बबल क्यों आ गया, जंग क्यों लग गया, इसको आइडेंटिफाई करो, तो वो सर प्रैक्टिकल जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है वही उसको कर सकती है, मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है कि जो एनओसी जो मिलती है ना, वो 2 तरीके से होती है। एक तो जब आप अपना प्रोजेक्ट को दिखाते हैं वहां पे ले जाके, यहाँ पर फायर का प्लान ये है, ये मेजरमेंट्स हैं, तो प्लान जाता है आपका वहां पर, उसके हिसाब से एनओसी मिलती है। एक है ये बनकर तैयार हो गया, ये चीजें हैं, मैंने ये चीजें लगवा दी है, ये हो गया। तो एनओसी मिलने के 2 अलग अलग रीजन है जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें है, और हम इसका जो है एनओसी मैडम मिली है 2022 में। तो ये जो है वो चीजें है ही नहीं। दरअसल हमारे जो प्रोजेक्ट में है वो लगा के वहाँ पे दी ही नहीं आए, आप मैनुअली इंस्पेक्शन कर लीजिए, वो चला दीजिए, इस तरीके का प्रोविजन इसके अंदर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एनओसी 2021 में मिली है। अच्छा, क्या ऑब्वियसली हैंडओवर के बाद जितने भी जो है जो पेपर्स जो है आपको ओनरशिप आपके मिले, तो जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका आंसर सिमिलर ही होगा कि आपने ओरिजिनल कॉपी मांगी है उनका, क्योंकि जो हैंडओवर का जो प्रोसीजर है वो तो बता रहे हैं कि ये जनवरी में और कहीं पर दिसंबर में शुरू हो गया था शायद। तो क्या पिछले 8-9 महीने के अंदर उन किसी भी पेपर को लेकर कोई भी सत्यापन किसी तरीके का हुआ है? हाँ, बिल्डर की क्योंकि 8-9 महीने में तो हो जाना चाहिए था बहुत, अगर ऐसा है। हाँ सर, 8-9 महीने में वो इसलिए नहीं हो क्योंकि बिल्डर डिलीवर नॉट फ्रॉम आवर एंड। अब मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ कि शायद 13 दिसंबर आप कह रहे हैं कि 13 दिसंबर में कार्यकाल खत्म हो रहा था। अच्छा, शायद आप ऐसे कह रहे हैं जी। 5 दिसंबर को बिल्डर का हमारे पास फोन आया कि भैया आज नहीं तुम्हें किसी और को दे। हमने 5 दिसंबर को डीआर और डीडीए में एक वो दी कि हम एमओटी अभी इसलिए नहीं साइन कर रहे हैं क्योंकि we have raised few serious concerns such as seepage issue in our common area, basement, water pump issues, etc. उसके साथ हमने वो दी। तो अगर ये 5 तारीख को भी हम कर सकते थे, बट हमने उससे सीरियसली फिर उसने हमें ये बोला कि ठीक है मुझे 3 दिन का टाइम दो, मैं करा दूँ। तो जैसे कि जो है आपने बीच में बताया था कि जितनी बेसिक चीजों के साथ में आप ला सकते थे वो आप जी सत्यापन काफी नहीं हुए, कुछ नहीं, वो आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है एक
I think we can कुछ conclude. कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ और सबसे अनुरोध है कि डिस्ट्रस्ट और बायसनेस को छोड़ के अपने दिमाग को पॉजिटिव वे में लेके हम अपनी सोसाइटी के लिए आगे बढ़ें। और इसको बेहतर बनाने के लिए हम सबका एफर्ट्स चाहिए बिना किसी बायस के। नहीं तो अपने आसपास की सोसाइटी में सब देंगे झंडे भी चलते हैं वहां वो जरूरी है। आपस में डंडे भी चलते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी फर्दर क्वेश्चन है या तो आप ईमेल कर लो, Right. कंटिन्यू दिस, I think कंटिन्यू होता we रहेगा। can otherwise पार्टी go किस on. सर्विस में आप कह रहे हो? Conclude करें प्लीज, कंक्लूड करने हैं। भैया, अभी सर ऐसा नहीं है, मतलब अभी जो चल रहा है अभी तो गवर्नमेंट सौरभ का एक क्वेश्चन ले, तो आज सौरभ को पूछ लेते हैं। ये हाँ, लास्ट क्वेश्चन। बाकी रेजिडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए सवाल पूछने एक तो मेरा जो है निवेदन है, जो मैंने जो किया वो क्वेश्चन नहीं है। किसी और को हाँ, सौरभ। सौरभ बताएं आप। लास्ट टू क्वेश्चन। एक थर्ड पार्टी कोई अप्लाई कर रहा है जैसे थर्ड पार्टी सर दो चीजें हैं। एक थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी एजेंसी है, वो थर्ड पार्टी है, वो देख रही है। अभी हमारे पास 1 महीना भी नहीं हुआ है हैंडओवर, अभी हम चीजों को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और देख रहे हैं, जिसके लिए आप सबसे भी एक सपोर्ट चाहिएगा। जैसे जैसे चीजें पता चलेंगी कि जैसे बिल्डर ने अभी तक कंप्लायंस फॉलो नहीं किए हुए थे एज ऑन लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कंप्लायंस फॉलो करें, जो बेसिक कंप्लायंस है। उस चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है या हाउस कीपिंग स्टाफ है वो कंप्लायंस के अंदर है, इधर पीएफ और ईएसआई, तो अभी उस पे मेन फोकस है। आपके पास भी कोई एजेंसी हो किसी के पास? हाँ, और उसके लिए भी अगर आपके पास अभी ऐसा हमारी इतनी बड़ी सोसाइटी नहीं है सर कि हमें कोई बहुत बड़ी हाईफाई एजेंसी चाहिए जिसको हम आउटसोर्स करें। अभी हम बेसिक चीजों को ठीक कर लें, एटलीस्ट जो बेसिक डे टू डे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद अपनी कोई की तरफ से, हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लगातार फंक्शंस हो रहे हैं, सब चीजें देख के पीपल आर डूइंग नाइट एंड डे ऑल द एक्टिविटीज। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल। आपने भी बोला कि हमें पॉजिटिवली चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, दे पीपल आर वर्किंग, बट उसके नेगेटिवली, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उसमें से अच्छी भी चीजों को हम इकट्ठे करें कि अभी जैसे करते हैं कि हम लोग घूमते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऊपर से कुछ सामान गिरा देते हैं, कुछ लोग रॉड तोड़ देते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन ये होगी? नेगेटिविटी की कोई लिमिट इनफाइनाइट होती है नेगेटिविटी, लेकिन हम कोशिश करें कि नेगेटिव को छोड़कर आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ें। और दूसरी बात, हम एक दूसरे दुश्मन नहीं है, हम आपस में मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए, डिसएग्रीमेंट होने, क्योंकि डिसएग्रीमेंट नहीं होगा तो नई राह नहीं निकलेगी। लेकिन हम कोशिश करें एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे को अप्रिशिएट करने की। यदि कोई अच्छी चीज है तो अप्रिशिएट करें, और यदि कुछ कमी है तो बजाय ओपन क्रिटिसाइज और नेगेटिव करने के हम उसका समाधान दें, उसको सजेशंस दें। मेरा तेरा नहीं है यहाँ पर, हमारा साइकोलॉजिस्ट की बात करें, लेकिन नेगेटिव मेक वन पॉजिटिव। जो नेगेटिव बोल रहा हूँ उसमें नहीं है। कोई बोल रहा हूँ प्लीज हमको कभी प्रॉपर
का हिसाब है जरूरत है 1 महीने 3 महीने 6 महीने 7 महीने कि क्या वो मेंटेनेंस जनरेट करता है और कहाँ खर्च करता है। तो मैं ये चाहूंगा कि ए हो 6 महीने 3 महीने जैसे भी हो वो अपना ये हम लोग को बहुत क्वेश्चन और लोगों को मौका दें आप, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपके पास सारे जवाब है इसमें, और लोगों को मौका दें प्लीज। इसका जवाब तो जल्दी जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। तो इसके जवाब के लिए मैं ये कहूंगा कि अभी 1 महीना हुआ है हमें, इस महीने का जितना भी हिसाब है 31 ऑफ जनवरी तक 1 फरवरी को सारा हिसाब नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। क्वार्टरली रिपोर्ट आपके साथ शेयर की जाएगी हर क्वार्टर मेरे ख्याल से कंक्लूड नोट करो एक बार। सबको मौका दीजिए। Sorry to say this, but this has to be maintained. एक तो मुझे ये जानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूँ, जो मेरी शुरू से इच्छा रही है सोसाइटी में आने के बाद कि इस सोसाइटी हमारी जो बिल्डिंग है इसकी रिपेयरिंग और वाइट वॉश का कोई प्रोग्राम आप लोगों का है या नहीं है? गुड पॉइंट था। बाहर के आने वाले को सोसाइटी इतनी गंदी लगी है, सर इसके लिए ऑलरेडी मैं 2 लोगों से बात कर चुका हूँ, 2 कंपनी से कोटेशन आ चुकी है, बट वो ऑलरेडी कंपनी से बात हो चुकी है, वन इंक्लूड नैरोलैक और एक अदर वेंडर है जिससे इसके बारे में मैंने बात की है, बट इट इज कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ अमाउंट, which is approximately 45 lakhs plus minus 5 lakhs। अच्छा ठीक है, वो नैरोलैक से कोटेशन आई है मेरे मतलब इनके कहने का मतलब है ये पॉइंट दिमाग में है और हो सकता है थोड़ी देर बाद इस पे मल्टीपल टाइम बैठना है। इसके बारे में क्या बिल्कुल मतलब हमें उसमें मल्टीपल टाइम